प्रिय विद्यार्थियों, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के पीजी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल ईयर के समस्त छात्रों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन ने ये जानने का प्रयास किया था कि श्रम संघवाद या श्रम आंदोलन क्या है और श्रम संघवाद या श्रम आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको श्रम संघवाद या श्रम आंदोलन का अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। हमने इसकी परिभाषाएं भी देखी थी और विशेषताओं के माध्यम से मैंने आपको इसके अर्थ को बताने का प्रयास किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन श्रम आंदोलनों के जन्म के कारणों की चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ बर्थ ऑफ लेबर मूवमेंट, कि लेबर मूवमेंट का जन्म कैसे हुआ। क्योंकि शुरू में लेबर मूवमेंट बिल्कुल नहीं थे और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही लेबर मूवमेंट या श्रम आंदोलनों का जन्म हुआ। तो ऐसे कौन से वे कारण हैं जिनके कारणों से कि श्रम आंदोलनों का जन्म हुआ। तो एक एक करके अपन कारणों को जानने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो श्रम आंदोलनों का जन्म का जो कारण है वो पहला कारण है मशीनी युग का प्रारंभ। मशीनी युग के प्रारंभ इसका प्राथमिक रीज़न है। जब तक लोग अपने हाथों से घरों में उत्पादन करते थे, श्रम आंदोलन नाम की कोई बात नहीं थी। मतलब पहले लोग क्या करते थे, अपने हाथों से घरेलू आधार पर उत्पादन करते थे, तब तक श्रम आंदोलन नाम की कोई बात नहीं थी। किंतु 18वीं शताब्दी से ही जो मशीनों का आविष्कार और प्रचलन बढ़ता गया, त्यों हम देखते हैं कि श्रम आंदोलन को बढ़ावा मिलता गया। क्योंकि पहले लोग घरेलू आधार पर उत्पादन करते थे, वे संगठित नहीं थे। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी में उत्पादन का पैमाना बढ़ा और पूंजी बढ़ी तो श्रम भी बढ़े, और जब श्रम बढ़े तो उसके परिणाम स्वरूप श्रम आंदोलन भी जन्म लेने लगा। दूसरी कारण श्रम आंदोलनों के जन्म का है श्रम एवं पूंजीपति वर्गों का जन्म। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वृहद स्तरीय उत्पादन हुआ और वृहद स्तरीय उत्पादन के कारण अधिक पूंजी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और अधिक पूंजी के कारण से दो वर्गों का जन्म हुआ। एक वर्ग उसमें पूंजीपति वर्ग है और दूसरा वर्ग उसमें श्रमिक वर्ग है। और जब पूंजीपति और श्रमिक वर्गों का उदय हुआ तो इन दोनों वर्गों के जो उद्देश्य थे वे अलग अलग थे। पूंजीपति वर्ग का उद्देश्य नेचुरली अधिकतम लाभ कमाने का था। वो येन केन प्रकार लाभ कमाना अपना उद्देश्य समझते थे और श्रमिकों का उद्देश्य अधिकाधिक मजदूरी प्राप्त करना था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त हो। इन दोनों प्रतिद्वंदी उद्देश्यों के कारण श्रम आंदोलनों का जन्म हुआ। क्योंकि दोनों के जो उद्देश्य थे वो विरोधाभासी थे और विरोधाभासी उद्देश्यों के होने कारण से श्रम आंदोलनों का जन्म। तीसरा है पूंजीपतियों के शोषण की भावना। पूंजीपतियों के शोषण की भावना भी श्रम आंदोलनों के जन्म का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। पूंजीपति के जन्म से ही श्रम आंदोलन नहीं हुए। शुरुआत में इन लोगों ने पैतृकवादी विचारधारा को अपनाया था और जब तक ये पैतृकवादी विचारधारा पर चले श्रम आंदोलन नहीं हुए। लेकिन जैसे ही पूंजीपतियों ने पैतृकवादी विचारधारा को छोड़ा और ये पैतृकवादी विचारधारा समाप्त होने लगी, पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण आरंभ कर दिया और उनके मन में एक बात आ गई कि श्रमिकों का जन्म शोषण के लिए ही हुआ है और श्रमिकों का शोषण
करना वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे। तो इस कारण से भी श्रमिक परेशान हुए और श्रमिकों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। तो ये पूंजीपतियों की जो शोषण की भावना थी उनके मन में, इसने भी श्रम आंदोलनों के जन्म को एक हवा दी। अगला है स्वतंत्र व्यापार नीति। तत्कालीन सरकार की स्वतंत्र व्यापार नीति के कारण सरकार उद्योगों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। मतलब उस समय की क्या परिस्थितियाँ ये थी कि स्वतंत्र व्यापार व्यवस्था थी और स्वतंत्र व्यापार व्यवस्था के कारण से सरकार जो है उद्योग धंधों में या बिजनेस में या व्यापार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी। फलतः सरकार श्रमिकों के अधिकारों एवं उनके हितों के लिए भी कोई रक्षा का काम नहीं करती थी, कोई प्रावधान नहीं करती थी। उस समय सरकार की यह मान्यता थी कि सरकार ये मानती थी कि श्रमिक और सेवायोजक दोनों एक ही हैं, कानून की दृष्टि में दोनों की समान इम्पोर्टेंस है तथा उन दोनों के संबंधों का नियमन स्वतंत्र अनुबंध के आधार पर होता है। मतलब सरकार ये मानती थी कि उन सेवायोजकों या श्रमिकों के जो संबंध हैं, इन संबंधों का नियमन कैसे होता है, उनके मध्य किए गए अनुबंध के आधार पर होता है। जो ये स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से करते हैं। इसके अतिरिक्त यह मान्यता भी प्रचलित रही कि प्रत्येक श्रमिक अपने सेवायोजक से सौदेबाजी के आधार पर अपनी सेवा की शर्तें तय करने का अधिकार रखता है। ऐसी परिस्थितियों तथा मान्यताओं के होते हुए श्रमिकों ने सामूहिक सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाने के लिए श्रम संघ बनाने प्रारंभ कर दिए। तो कुल मिलाकर ये रहा कि तत्कालीन जो सरकारें थी वो स्वतंत्र व्यापार नीति के कारण से व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करती थी, श्रमिकों के अधिकार और कानून की कोई बात नहीं करती थी और वो ये मानती थी कि श्रमिक या सेवायोजक के जो संबंध है, उन संबंधों का जो नियमन है, वो नियमन उनके द्वारा किए गए अनुबंधों के आधार पर होता है। इसलिए सरकार ने उचित नहीं समझा किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप। लेकिन श्रमिकों को खुला छोड़ दिया कि वो सामूहिक सौदेबाजी के तौर पर अपने लिए कुछ भी मांग सेवायोजकों से कर सकते हैं। तो श्रमिकों ने भी इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने संघ का निर्माण किया और श्रम आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। एक और कारण जो समझ में आता है वो है श्रमिकों में व्यक्तिगत सौदेबाजी क्षमता का अभाव। मतलब जो श्रमिक हैं उन्होंने स्वतंत्र व्यापार नीति के युग में सेवायोजक से सौदेबाजी करके अपनी सेवा की शर्तें तय करने का अधिकार रखा था, किंतु व्यवहार में ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं था। मतलब थ्योरेटिकली ये सही था, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही था कि श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी का स्वतंत्र व्यापार नीति के कारण से यह अधिकार था कि वो सामूहिक सौदेबाजी करके अपनी सेवा शर्तें सेवायोजकों से ठीक कर लें। लेकिन ये करना, सामूहिक सौदेबाजी करना श्रमिकों के लिए संभव नहीं था। श्रमिक के पास अपने जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं होने के कारण तथा श्रम की नाशवान प्रकृति होने के कारण, मतलब श्रम की नाशवान प्रकृति का मतलब ये कि श्रम ने तो आज काम नहीं किया तो उसका आज का श्रम बेकार हो गया, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो श्रम की नाशवान प्रकृति के कारण से और जीवन यापन के कोई साधन न होने के कारण से उनकी सौदे कार्य की शक्ति स्वतः ही घट गई। फलतः श्रमिकों ने श्रम संघ बनाकर अपने सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाना उचित समझा। एक कारण श्रम आंदोलनों के जन्म का ये भी है कि सामूहिक रूप से श्रमिकों की महत्ता। सामूहिक रूप से श्रमिकों की महत्ता मतलब ये है कि श्रम आंदोलन या श्रम संघ आंदोलन के जन्म और विकास के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि एकाकी रूप से श्रमिकों तथा सेवायोजक के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता था। मतलब एकाकी रूप से जो श्रमिक था वो सेवायोजकों के लिए कोई महत्व नहीं रखता था, किंतु सामूहिक रूप से श्रमिकों की महत्ता थी। श्रमिकों ने जब इस गूढ़ बात को समझ लिया तो वे सामूहिक रूप से एकत्र होने के
लिए श्रम संघों का निर्माण करने लगे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि एकाकी श्रमिक की इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी कि वो सेवा योजकों से लड़ाई कर सके, और उसने इस बात को बाद में अच्छी तरीके से समझ लिया था कि यदि श्रमिकों में एकता होगी, उनके संगठन में एकता होगी, तो वो मालिकों से कुछ भी बात मनवा सकते हैं। तो बाद में धीरे धीरे श्रमिकों ने क्या किया, एकता को प्रारंभ किया और सामूहिक रूप से एकत्र होने के लिए श्रम संघों का निर्माण करने लगे। श्रम संघों या श्रम आंदोलनों के जन्म का एक कारण ये भी है कि सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान का मतलब ये है कि विश्व में सामाजिक विज्ञानों में अनेक अनुसंधान हुए, सोशल साइंसेज में बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं, उसमें मानव मूल्यों के महत्व को स्थापित किया गया। मानव मूल्यों के महत्व को मतलब ह्यूमन डिग्निटी या ह्यूमन बिहेवियर के इम्पोर्टेंस को स्थापित किया गया। कई वर्षों तक मनुष्य को केवल आर्थिक मनुष्य माना जाता है, इकोनॉमिक मैन माना जाता है, उसे उत्पादन का एक साधन माना जाता था। आर्थिक मनुष्य का मतलब उसको इकोनॉमिक मैन माना गया, उसको उत्पादन का एक साधन केवल माना जाता था। किंतु श्रमिकों ने अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रमिक आंदोलन प्रारंभ कर दिए। मतलब हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं भी होती हैं, और उन्हीं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्होंने अपने आंदोलन प्रारंभ कर दिए। उन्होंने संस्था में अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए तथा मूलभूत सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी श्रमिकों ने अपने संगठन बनाए, अपने संघ बनाए और उनके माध्यम से अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। ये भी एक कारण रहा श्रम आंदोलनों के जन्म का। इसके बाद राजनीतिक प्रतिभा की इच्छा। अब राजनीतिक प्रतिभा की इच्छा का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि राजनीतिक रूप से उसको लोग जानें। आज भारतवर्ष की यदि बात की जाए तो यहाँ बड़े बड़े लेबर मूवमेंट हुए, और इन लेबर मूवमेंट ने, श्रम आंदोलन ने बड़े बड़े नेताओं को जन्म दिया। तो श्रमिकों की ये इच्छा होती है कि हम भी कोई आंदोलन करें, हमें भी देश में लोग जानें, हमारे राज्य में जानें और उनकी पहचान बने। राजनीतिक पहचान बनने से वो आगे इलेक्शंस भी लड़ सकते हैं और बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। वो केवल श्रमिक नहीं रहेंगे, श्रमिक नेता बन जाएंगे। तो राजनीतिक प्रतिभा की जो इच्छा है, इसने भी श्रम आंदोलनों को जन्म दिया। एक है ग्रामीण जीवन में प्रतिकूल परिवर्तन। ग्रामीण जीवन में प्रतिकूल परिवर्तन का मतलब ये है कि श्रम आंदोलन को जन्म देने में ग्रामीण जीवन में प्रतिकूल परिवर्तनों का बहुत बड़ा योगदान है। गाँवों में जैसे जैसे दरिद्रता बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, हस्तशिल्प एवं घरेलू उद्योगों का विनाश होने लगा, सामाजिक कुरीतियों एवं रीति रिवाजों का दबाव, ऋणग्रस्तता, बाढ़, सूखा आदि बढ़ते गए। त्यों-त्यों गांवों के लोग शहर में आते चले गए और श्रम संघों से जुड़ते चले गए। फलतः श्रम संघों का विकास होने लगा। मतलब श्रम संघों का विकास क्यों हुआ? क्योंकि ग्रामीण परिवेश में या ग्रामीण जीवन में अनुकूलता नहीं थी, प्रतिकूलता थी। जैसे खूब ग्रामीण जीवन हम सब जानते हैं, खूब दरिद्रता है, बेरोजगारी है। दरिद्रता है तो बेरोजगारी ही होगी, बेरोजगारी एक प्रमुख कारण होगा। फिर सामाजिक कुरीतियों, रीति रिवाजों का दबाव रहता है, ऋण की ग्रस्तता, बाढ़, सूखा सब बढ़ते गए। तो अल्टीमेटली गांव के लोगों ने शहरों में बसना उचित समझा और फलतः श्रम संघों का विकास होने लगा। और अंत में कह सकते हैं कि शहरी सुविधाओं का आकर्षण। शहरी सुविधाओं का आकर्षण का मतलब ये है कि श्रम आंदोलनों के जन्म का एक प्रमुख कारण शहरी सुविधाओं का आकर्षण भी माना गया है। श्रमिक अधिक अच्छी सुविधाओं तथा आरामदायक कार्यदशाओं की अभिलाषा की पूर्ति के लिए कि अच्छी कार्यदशाएं मिलें, अच्छी सुविधाएं मिलें, उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए अधिक वेतन, बोनस, भत्तों, श्रम कल्याण योजनाओं,
जैसे चिकित्सा सेवा, आवास सुविधा, मनोरंजन आदि तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए सेवा योजकों से मांग करने लगे। जब इन सब की प्राप्ति होने लगी तो श्रम आंदोलनों का क्रम बढ़ता ही चला गया। मतलब शहरी सुविधाओं का आकर्षण। अब गांव से लोग शहर की ओर पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको शहरी सुविधाओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। शहर में सुविधाएं ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रामीण परिवेश। तो ग्रामीण परिवेश में क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं तो लोग शहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और जब लोग शहर की तरफ आने लगे, शहरों पर दबाव बढ़ता गया और श्रमिकों को ये लगने लगा कि अब हम संख्या में ज़्यादा हैं, तो उन्होंने मालिकों पर दबाव डालना शुरू किया सुख सुविधाओं के लिए और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए। और जब इन सब की उनको प्राप्ति होने लगी तो श्रम आंदोलनों का क्रम बढ़ता ही चला गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये 10 प्रमुख कारण थे जिनके वजह से श्रम आंदोलनों का जन्म हुआ। तो इस चैप्टर में अब तक अपन ने श्रम संघवाद का या श्रम आंदोलन का अर्थ, उसकी विशेषताएं देखी, और इस वीडियो में अपन ने श्रम आंदोलनों के जन्म का कारण जाना, कॉजेज ऑफ बर्थ ऑफ लेबर मूवमेंट जाना कि वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से श्रम आंदोलनों का जन्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 के 10 पॉइंट आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।